आज हम लोग उसी में आगे चलेंगे। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए बात पहले इस पर निर्देशक मैंने संक्षेप में बता दिया, आप लोगों को समझ लेना चाहिए। इसमें आर्टिकल 12 में मैंने बता दिया था, आर्टिकल 13, ठीक है। ऐसे क्लासेज जब डिस्टर्ब करेंगे तो दिक्कतें थोड़ी बहुत आ जाएंगे ऐसे, है ना, क्योंकि समय सीमा में कंप्लीट भी करना है। तो उसमें आप लोगों को देखना चाहिए कि स्टेट के बारे में मैंने सारी बातें बता दी थी, ओरली कई बार रिपीट किया था कि आर्टिकल 12 में टर्म में क्या आता है। आर्टिकल 30 में मैंने बताया था न्यायिक अवलोकन की बात है, ठीक है। बाकी सारे आर्टिकल्स के बारे में भूल गया था, है ना। उसी की थोड़ी डिटेल्स थी जो कि आप सोचा कर लीजिएगा, थोड़ा कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। तो आज हम लोगों का है नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। ये किसके लिए है भाई? देखिए होता क्या है कि हर चीज संविधान में जो बताई गई है उसका अगर हम शुरुआती तौर से देखें तो जितने भी 22 भागों में पूरे संविधान को बांटा गया है, 22 भागों में सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं इसमें दी गई हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के बारे में पूरे समाज को, ऐसे कहिए समाज को या पूरे संविधान, क्योंकि संविधान है किसके लिए? व्यक्तियों के लिए है। और व्यक्ति जिस राज्य में रहता है, राज्य मतलब आप देश, जिस देश में रहता है तो उसके लिए कौन कौन से नियम कहाँ कहाँ किसमें वर्णित होंगे, तो 22 भागों में सब व्यक्त कर दिया, ठीक है। जिसमें आपने देखा कि पहले भाग में आपका संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में था, तो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जो भी कानून है भाग 1 में आपको सब दिया गया है, ठीक है। तो एक तरह से कहने का मतलब है किसके लिए है? ये है उसके लिए, सरकार के लिए। सरकार को निर्देशित करती है कि वो संघ के संदर्भ में कैसे कैसे बनाएगा, क्या क्या चीजें करेगा, उसमें गाइडलाइन सारी बताई गई है। देन इसके बाद में हम लोगों ने सिटीजनशिप के बारे में देखा, तो गवर्नमेंट कैसे कैसे किसको अपना सिटीजन किस कंडीशन में बनाएगी, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से उसमें बताई गई है, ठीक है। तो वो बात तो हो गई सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए हुआ। अगला उन लोगों का जो फंडामेंटल राइट था, ये किसके लिए मिला है? दोनों को मिला है, राज्य को भी मिला है और केंद्र को भी मिला है, यानी कि मतलब सरकार को मिला है। तो सरकार को कुछ अधिकार है कि अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ फंडामेंटल राइट पे उनको अतिक्रमण कर सकती है, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि राज्य नहीं छीन सकता हो, है ना। जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो है आर्टिकल 21, फिर 20 है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मतलब किसी भी कंडीशन में, चाहे वो आंतरिक विद्रोह हो, चाहे बाहर सशस्त्र विद्रोह हो, कुछ भी हो, वो फंडामेंटल राइट एज इट इज ही रह जाएंगे। कुछ जो फंडामेंटल राइट है वो छीन जाएंगे। तो ये नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि सरकार को प्राप्त है। सरकार मतलब राज्य कहिए, राज्य को प्राप्त है, सरकार को प्राप्त है, ठीक है। तो ये बात बताई गई थी। अब इसके बाद में यानी कि ये तो अधिकारों की बात करता है, नागरिकों के अधिकारों या कुछ राज्य के अधिकार भी हो। तो भाई राज्य है किसके लिए? नागरिकों के लिए है। तो राज्य अगर अच्छा करना चाहता है तो उसका भी तो कुछ राइट होगा। जैसे व्यक्ति का एक राइट है, तो उसी तरह से जो स्टेट है उसका भी तो कुछ राइट होगा। तो कुछ स्टेट का भी राइट है कि जो कि वो कर सकता है। अगर लोक कल्याण की कोई चीज़ करना चाह रहा है वो, तो ऐसा नहीं है कि आपका हर चीज़ फंडामेंटल उसमें रोके रहे, उसको कुछ करने ही ना दे। तो कैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है, ठीक है। तो ये तो बात थी कि कुछ राज्य को पावर है और कुछ व्यक्तियों को पावर दी गई है, ठीक है। वैसे मूल रूप से इसमें क्या है, जो नागरिक हैं उन्हीं के अधिकारों के बारे में सारी बातें लगभग करीब में है। अब सवाल पैदा होता है, ये तो हो गया नागरिकों के लिए, जो रहते हैं उनके कुछ अपने फंडामेंटल राइट हो गए, मूल अधिकार हो गए। अब सवाल आता है कि कोई सरकार जब होगी, जब कोई सरकार होगी, वो सरकार कैसे काम करेगी? जैसे अभी तक तो हो गया कि अभी हमने कहा कि सरकार भी चाहे कुछ अच्छी कल्याणकारी चीज करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा, तो उसका भी कुछ फंडामेंटल राइट होगा। मैंने अभी बात ये कही। इसके बाद मैंने कहा नागरिकों के भी कुछ राइट है, अधिकार है। तो सवाल ये है कि भाई नागरिकों के अपने अधिकार है, तो वो तो बताया, समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण है, तो धार्मिक स्वतंत्रता है, शैक्षणिक सबको के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापना को लेकर के है। तो ये तो राइट मिल गए हैं नागरिकों को, चाहे वो समानता के आधार पर हो, चाहे स्वतंत्रता के आधार पर हो, चाहे वो शोषण के आधार पर हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे वो शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार हो, यही तो था। तो वो प्राप्त सबको है अपने आप में। ये तो हो गए नागरिकों को अधिकार देंगे। लेकिन अभी मैंने कहा कि सरकार जैसे लोक कल्याणकारी है, तो कैसे पता चलेगा कि सरकार लोक कल्याण में क्या कार्य कर रही है? और अगर समझ में भी आएगा तो क्या संविधान कुछ ऐसा दिशा निर्देश करता है कि कैसा होना चाहिए राज्य?
तो कैसा होना चाहिए राज्य, वो एक तरह से नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है, जिससे कि ये जो सरकारें होंगी, जो सरकार होगी, वो प्रेरणा लेगी कि कैसे हम बेहतर राज्य की स्थापना करें, एक कल्याणकारी राज्य कैसे बने। तो कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की, वो मैसेज कहाँ से मिलता है? शक्ति मिलती है, सीख मिलती है, रास्ता मिलता है, बाध्यकारी नहीं है, ये सरकारों पर बाध्यकारी नहीं है। कोई व्यक्ति इन अधिकारों को, जैसे फंडामेंटल राइट के लिए वो कहीं भी न्यायपालिका में जा रहे थे, तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए एक तरह से कहिए एक सभ्य समाज की कल्पना करते हुए किया गया है, उसमें बताया गया है, और राज्य उनका अनुसरण करे तो और बेहतर, मतलब कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सकता है, और करना चाहिए, करना है नहीं, करना चाहिए, यानी स्वेच्छा पे निर्भर करता है किसकी? तो जो शासक वर्ग होगा, शासक वर्ग मतलब यानी गवर्नमेंट, वो कैसे कुछ बेहतर चीज क्या करे, क्या बेहतर करे। जैसा भी एक मिनट के लिए कि सरकार कोई पॉलिसी ला रही है, तो अब आपको देखना चाहिए कि मतलब कोई पॉलिसी ठीक है या नहीं ठीक है, या सरकार खुद प्रेरित होना चाहती है कि हम करें क्या बेहतर, तो क्या बेहतर करें, तो उसके लिए गाइडलाइन दी गई है ना नीति निर्देशक तत्वों में, ये बेहतर आप करिए, इस पर बात समझ रहे हैं। तो सारी गाइडलाइन सरकार को एक तरह से कहिए एक अच्छी सरकार कैसे बने और कैसे प्रेरित हो, किस चीज़ से प्रेरित हो, तो नीति निर्देशक तत्वों में सारी बातें बताई गई हैं। ये मूल रूप से सरकार के लिए बताई गई हैं कि इनका अनुसरण करते हुए करें तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। तो उसमें सरकारें करती हैं, उसको अनुसरण करते हुए करती हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। कोई जनता ये नहीं कह सकती कि आप कल्याण ये करो, आप इस तरह से आप करो। जैसे बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जैसे कॉमन लॉ है, अब आप देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पर, चलिए इस बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे, पहले थोड़ा सा करते हैं, आप लोग थोड़ा टाइम होने का हो जाएगा, फिर आगे समय से बात करते रहेंगे। चलिए बच्चों करिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करते रहते हैं। इसमें लिखिए भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। DPSP को भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये पूछे कि भारत सरकार ने या भारत के संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। नीति निर्देशक तत्व या DPSP हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। थोड़ा सा लिख लीजिए कि सबसे पहले विश्व में किस देश ने नीति निर्देशक तत्वों को बनाया था, तो बता सकता है? स्पेन ने बनाया। वेरी गुड, स्पेन ने बनाया था, लेकिन लागू किया किसने? आयरलैंड ने सबसे पहले। और भारत में प्रेरित किससे हुआ है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारत की पूरी प्रेरणा किससे? आयरलैंड के संविधान से। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है सबसे पहले अपने राष्ट्र में लागू करने वाला जो है स्पेन है। स्पेन ने ही मतलब बनाया था सबसे पहले, अपने आप किया लागू। जैसे हमारे यहाँ जो हमने जो प्रेरणा ली है वो हमने आयरलैंड से प्रेरणा ली है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो बनाया और अपने कंट्री में लागू किया, तो वो एक अलग विषय हो जा रहा है कि मतलब कहाँ से। तो स्पेन यानी कि मतलब सबसे परिकल्पना किसी राष्ट्र में कहाँ आई, इतना दिमाग में क्यों रखिए आप, स्पेन में सबसे पहले आई इसको। और
स्पेन ने भी अपने अडॉप्ट किया है और आयरलैंड ने भी किया, लेकिन हमने आयरलैंड से किया। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन अगर कहा जाएगा जिसे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार अपने संविधान में किसने दिया है, तो अमेरिका। ठीक है, उसी तरह की तो सबसे पहले अपने किसके यहाँ आया, तो स्पेन में आया, लेकिन लागू हमने किया, किससे प्रेरित, हम किससे हैं, हम आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। क्लियर ये बात। देखिए इसमें स्पेन ने निम्न तत्वों को बनाया था या लागू किया था, बनाया था। स्पेन से आयरलैंड ने अपने संविधान में मिलाया। स्पेन से आयरलैंड ने अपने संविधान में मिलाया तथा भारत ने आयरलैंड से डीपीएसपी लिया। पैराग्राफ चेक करें बच्चों, नोट करें। भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित 1935 में वर्णित आदेश पत्र, सॉरी अनुदेश पत्र, अनुदेश पत्र या इसी को प्रपत्र भी कह सकते हैं आप। अनुदेश प्रपत्र को प्रपत्र कर लीजिएगा। अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान लिया। या स्थान दिया गया है, ऑब्लिक करके स्थान दिया गया है। देखिए 1935 के अधिनियम में जो अनुदेश प्रपत्र था वो लगभग डीपीएसपी के जैसा ही था, कहने का मतलब ये है। और उसी के जैसा ही जब हमारा संविधान बनने लगा, संविधान निर्माताओं ने बनाया संविधान, तो वहां पर क्या किया, आयरलैंड के संविधान से जैसे वो अनुदेश प्रपत्र है इसी की तरह ही, यानी कहीं 1935 का जो अनुदेश पत्र था वो एज लाइक डीपीएसपी, ठीक है, उसी के जैसा यहाँ पर इसको लागू किया गया। ठीक है, सेम। तो अगर पूछ ले कभी इस तरह का कोई सवाल कहीं से आता है कि अनुदेश पत्र क्या था 1935 का अधिनियम में, तो वो बताएंगे कि वो नीति निर्देशक तत्वों के जैसे बिहेवियर करने वाला पत्र था। ठीक है, भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर देखिए वो जो भी बात हम लोगों ने की थी ना, तो एक शब्द लिख लेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे बताया स्पेन से प्रेरित है और लगाया किसने सबसे पहले, आयरलैंड ने, और भारत ने आयरलैंड से लिया है। तो अगर देखा जाएगा कि विश्व में कौन कौन से देश के संविधान ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने यहाँ नीति निर्देशक तत्वों को अपने यहाँ अडॉप्ट किया है, तो दो ही कंट्री क्यों लाएंगे, आयरलैंड हो जाएगा और भारत। ठीक है, वहां पर स्पेन की स्थिति नहीं है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में भी देखिए लिखित संविधान है क्या, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर लिखित संविधान नहीं है, वो परंपराओं की देने से ब्रिटेन वगैरह का देखेंगे। ठीक है, उसी तरह की स्थिति आप समझेंगे तो दिमाग में रखिएगा कि ये केवल विश्व के आयरलैंड में और भारत में ही केवल डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग उससे प्रेरित होते हैं, बट उस चीज को इम्प्लीमेंट अपने संविधान में जब तक नहीं कर लेंगे तब तक फाइनली वो नहीं माना जाएगा। ठीक है,
जैसे अभी किसान बिल को ही लेकर के बहुत सारी चीजें हैं लोग करते हैं, कल्पना जब तक वो अडॉप्ट नहीं कर लेंगे तब ये रहेगा। तो भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी देश में, भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य, भारत में भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसी कारण उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को, नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया, उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर, जिसे कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके, मूर्त रूप ले सके। प्रयोजन करने, नीति निर्देशक तत्व तो हमारे राज्य के सम्मुख, नीति निर्देशक तत्व तो हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं, कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों को, जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों को या नागरिकों का, देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सके, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उत्थान हो सके। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारतीय नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का, एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है ना प्रेम्बल में, तो वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प किया गया है, यह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही, यह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो है न्याय, जो बात कही गई है संविधान की प्रस्तावना में, समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुलभ कराने की जो बात कही गई है, का जो संकल्प लिया गया है, यह संकल्प तभी पूरा होगा जब डीपीएसपी को स्टेट गवर्नमेंट या जो भी सरकार है अपनी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी हो, वो जब तक क्रियान्वित नहीं करेगी इसको, तब तक वो मकसद नहीं पूरे हो पाएंगे। ठीक है, वो समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है हमको, तो वो या स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है या न्याय का जो अधिकार हमको मिला है कि हमको ये मिले हुए हैं,
वो तभी पूर्ण हो पाएगा जब स्टेट जो है यानी कि जो सरकार है वो जब तक डीपीएसपी लागू करेगी तभी वो पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। ठीक है, अतः ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं, नैतिकता के सूत्र है तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं, प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लें। एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है ये इससे, उसमें पूछा गया था कि क्या करता है ये, मतलब डीपीएसपी किस चीज के लिए, मतलब क्या इसकी उपयोगिता है। तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें था क्वेश्चन में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। डीपीएसपी का मकसद क्या है, तो क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये मोटिव है डीपीएसपी का। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे चले बच्चों, विधि निर्माण में इन तत्वों को प्रयोग करना, विधि निर्माण में इन तत्वों को प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य है, राज्य का परम कर्तव्य है। जैसा कि आर्टिकल 37 में कहा गया है, जैसा कि आर्टिकल 37 में अनुच्छेद 37 में कहा गया है, डैश क्या कहा गया है, इस भाग में दिए गए उपबंधों को, इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में, फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी स्टेट की ड्यूटीज के रूप में इसको बताया गया है ना, स्टेट का ये कर्तव्य होगा। जैसे हम लोग के मौलिक कर्तव्य बताए गए ना, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद किसमें है, 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, है ना। तो उसमें क्या किसके लिए पूर्ण रूप से है, वो नागरिकों के लिए है। तो उसी तरह से ये एक तरह से जो हमारे लिए मौलिक कर्तव्य का रोल है, उसी तरह से स्टेट के लिए नीति निर्देशक तत्वों का रोल है ना, कि उनका एक कर्तव्य हो गया। बात स्पष्ट, ठीक है, चलिएगा। नहीं कराया जा सकता, फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है, कुछ गए, और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लेते हैं। नोट करें, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित 3 बातें
उल्लेखनीय हैं, निम्नलिखित 3 बातें उल्लेखनीय हैं। 1.1 बेटा, इन तत्वों को नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है, चाहे डीपीएसपी को ऐसे कह सकते हैं, यानी या नीति निर्देशक तत्वों को, क्योंकि बड़ा शब्द है इस नाते, इन तत्वों को कहा जा रहा है, ठीक है। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि मतलब करें, लागू ही करें। अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, निदेशक तत्व देश के शासन में, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं, ये दूसरी बात है, मूलभूत स्थान रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा क्या है इसकी जो उल्लेखनीय है, इसमें कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये बातें ऊपर लिखी हुई हैं सारी चीजें, लेकिन इसको यहाँ पॉइंट वाइज आपने लिख लिया, इससे यह स्पष्ट होता है कि है क्या चीज। एक तो वाद, मतलब इसको आप किसी न्यायपालिका के द्वारा इसको बाध्य नहीं कराया जा सकता है, पहली कंडीशन तो यही कह दी गई है इसमें से जो बात बता दी गई है। और ये मतलब ऐसा नहीं तो नहीं बात की जा सकती, तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है, यानी कि हिस्सा है, ये संविधान का अंग है ना। जैसे कि अनुदेशिका के देखा है कि नहीं, ये तमाम सारे बात आए तो इसको स्पष्ट इससे बातों से उल्लेखों से स्पष्ट हो जा रहा है कि मूलभूत स्थान रखते हैं शासन में, ठीक है। और ये इनका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा, स्टेट का कर्तव्य होगा कि जब कोई पॉलिसी बनाए तो इन विषयों पर इस पर विचार करें, ठीक है। ये बात है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए बच्चों। संविधान निर्माण के समय नवीन स्वाधीन राष्ट्र के रूप में, नवीन यानी नया, नवीन स्वाधीन राष्ट्र के रूप में देश के आर्थिक एवं प्रशासनिक संसाधन, आर्थिक एवं प्रशासनिक संसाधन अत्यंत सीमित थे, अत्यंत सीमित थे और तत्काल राजनीतिक एकीकरण होने के कारण, और तत्काल राजनीतिक एकीकरण होने के कारण समस्त नीतिगत तत्वों के लिए, होने के कारण समस्त नीतिगत तत्वों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहा जाता है, कोड COD, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्या होता है कोई बताएगा? समान नागरिक संहिता क्या है? एक जैसे सभी किस चीज का? जैसे जाट जैसे हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट अलग होता है, उसमें उसके लिए अलग होता है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा, एक ही का होगा, उसका भी ध्यान रखना है।
और कुछ बताएं, बताइए, कोशिश करिए। क्या है? बहुत सही जवाब दिया है इन्होंने, बस इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ क्या है, सांप्रदायिक आधार पर, जैसे अल्पसंख्यक भाइयों को भाषाई आधार पर और उनके संप्रदाय के आधार पर, यानी जाति के आधार पर, उनका जो संप्रदाय है उसके आधार पर हम लोगों को अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है। तो उस आरक्षण में उनको धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह दी गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में कुछ जैसे शादी विवाह को लेकर के, अपनी परंपराओं को लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या है कि उनको उसके हिसाब से अपने जो उनका ला कहता है, यानी कि उनका जो एक तरह से जो भी कुरान है या जो धार्मिक पुस्तकें हैं जो गाइडलाइन जारी करती है रहने के लिए कैसे, तो उन गाइडलाइन के आधार पर, धर्म के आधार पर कई सारे विवाह के प्रावधान किए गए हैं। वही हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब हिंदू में जो विधि है कानून, वो कहते हैं एक पत्नी होनी चाहिए, कि हिंदू का ये कानून ही कहता है, मतलब जो इनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, यानी इनका कल्चर इस तरह का बिहेव करता है। तो उसमें क्या है, सरकार गवर्नमेंट जॉब में जब आप जाएंगे तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि किसी की मतलब एक शादी होती है, वन मैरिज हुई है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो और जगहों पे देखेंगे किसी और संप्रदाय को मानने वाले उनके व्यक्ति की 2 शादियां भी हो सकती हैं, भी उनकी 2 शादियां हो सकती हैं। आपका संप्रदाय अलग, उनका संप्रदाय अलग, लेकिन उनकी 2 शादियां हो सकती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, अगर आपने जो मतलब जो इस धर्म इसमें नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के नहीं, हिंदू धर्म के जैसे हैं, मान लो इन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो वो इलीगल माना जाएगा। और उस इलीगल स्थिति में क्या हो जाएगा कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपके साथ जो भी हो सकता है, उसका जो दंड है वो दंड आपको मिल सकता है, चाहे वो हो सकता है सस्पेंशन के रूप में भी वो आपका हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, लेकिन दूसरे को उसको नहीं मिलेगा। तो अब आप कहेंगे कि भाई एक व्यक्ति के साथ 2-2 व्यवस्थाएं क्यों ऐसी की जा रही है? तो चूंकि वही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत में लागू नहीं है, कुछ ही राज्यों में लागू है, जैसे कि गोवा में लागू है। भारत में केवल एक ही राज्य है जो कि गोवा में लागू है। तो वहाँ पर क्या है, ये जो आपका जो मैरिज वगैरह का हिसाब किताब है, दोनों वो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर वो कॉमन कोड है नहीं, तो इस नाते ये दिक्कतें आती। तो ये एक तरह से कहिए सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की बात कही जाती है। और वो कानून मतलब चाहे वो धार्मिक आधार पर ही स्वतंत्रता आपको मिल जा रही है कुछ और चीज़ें करने के लिए, किसी के लिए कुछ सुविधाएं मिल जा रही है, किसी के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उस पर लेकर के थोड़ा विवाद और डिस्प्यूट चलता रहता है। तो यही चीज़ें सरकार के भी इस पर डिपेंड करता है, लोगों की डिमांड समय के साथ आती रहती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हर जगह लागू होना चाहिए, पूरे भारत में लागू होने की बात होती है। तो हो सकता है चुनावी मुद्दा आगे के समय में हो सकता है वो भी हो लोकसभा में, इस तरह की बात भी हो सकता है आने वाले जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है इसको लेकर के भी सरकार प्रेरित हो, तो सबके लिए एक हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, सब एक सिस्टम में आ जाएंगे, तो सारे लोगों के लिए जो कल्चर है वो वही फॉलो करेगा। लेकिन उसमें बहुत सारी मतलब जो है एक तरह से कहिए कि दिक्कतें आती हैं। उसमें लोग अपना अपना तर्क है, राजनीतिक बड़े जो विचारक हैं वो लोग उस पर अपनी ओपिनियन रख करके अपने कार्य को करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये है कि जैसे धार्मिक आधार पर एक तरह से स्वतंत्रता एक तरह से कहीं मिली हुई है, शादी विवाह को लेकर के इस तरह की तमाम सारे और भी सुविधाएं हैं जो मिली हुई हैं, उन पर जो भेदभाव दिख रहा है वो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए तो वो भी समान हो जाएगा। वो इसी कारण से है क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हुई है, इस नाते वो उसका लाभ ले जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी आरक्षण का ऐसे लाभ आप देखिए, आरक्षण का लाभ मिल जाता है बहुत सारे लोगों को, तो उसका अपनी सुविधा है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो सामान्य नागरिक संहिता उसे हिंदी में कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना संभव भी नहीं था। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, तत्काल राजनीतिक एकीकरण होने के कारण समस्त नीतिगत तत्वों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना संभव ही नहीं था। उस समय देखिए बता रहा ना, वहाँ व्यवस्था थी, उस समय तत्काल रूप से कुछ कर दिया जाता, वहीं तुरंत भारत पाकिस्तान बटे थे, तो एक विवाद यह भी खड़ा हो जाता, हो सकता है कभी उस समय जो उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई हो कि भारत में ऐसा था कि जो मुस्लिम भाई जाना चाहते हैं वो जाएं, जो सिख जाना, मतलब जो मुस्लिमों के आधार पर ही बटा था भारत पाकिस्तान, संप्रदाय के आधार पर ही बंटवारा ही हुआ था। तो अगर मान लो ये समान नागरिक संहिता अगर लागू कर देते तो एक चुनौती ये भी आ जाती, शादी विवाह या इस तरह की तमाम सारी दिक्कतें, ये भी एक मैटर उलझ सकता था। तो शायद इस तरह से उन लोगों ने उस समय नहीं निर्णय लिया, या जो भी और भी तमाम सारे कारण रहे जिस पर उन्होंने नहीं निर्णय लिया। आगे चल करके जब एक सभ्य समाज हमारा हो गया, 75 साल लगभग हो गए हम लोगों की आज़ादी के आराम से अच्छी से, तो उस पर अब आगे लागू करने की हो सकता बात हो। जैसे भी आप देख रहे हैं कि 2019 में ही आप लोगों ने देखा कि एंग्लो इंडियन जो थे वो अब क्या रह गए थे, सीटें रह गई कि एंग्लो इंडियन की समाप्त हो गई। बोले समझ आवाज हमरा के पास जो बोले वो थोड़ा सा पास को नीचा कर लेता। संविधान संशोधन 104 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया जो आम भारतीय
अखिल भारतीय समुदाय के मेंबर्स को क्या कर दिया गया है, जो जैसे लोकसभा में केंद्र में दो आपको ना बताइए, ये बताइए कि मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया गया समाप्त कर दिया। उसको, राज्य में वो नहीं रहेंगे, राज्य में एक जो राज्यपाल करता था, तो एक दो ठीक है बढ़िया। अच्छा ठीक है, आप डिटेल कर रहे हैं। जैसे कहने वाला हटा दिया, तो हटा दिया गया तो हटाएगा मतलब जो जितना रहेगा वो हट जाएगा। तो लोकसभा में 2 था तो 2 में से हट गया। तो अब पूछता है स्नातक एग्जाम में पूछने के क्वेश्चन शायद आए भी हैं, कुछ परीक्षाओं में आने हो सकता है, आगे आने भी। तो उसमें आपको देखेंगे कि मतलब कितने सदस्य अधिकतम रह गए हैं। तो पहले 552 थे लोकसभा में, अब कितने रह गए हैं, 550 रह गए हैं। नहीं भाई, एंग्लो इंडियन जितने रहेंगे, मतलब अधिकतम सदस्य, मैं कह रहा हूँ निर्वाचित नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम सीट हो सकते हैं कितने। तो पहले मैक्सिमम 52 हो सकते थे, 352 552, तो अभी क्या हो सकते हैं, 2 चुके एंग्लो इंडियन अब समाप्त हो गया, तो अब हो गया क्या 50। और हर स्टेट में एक एंग्लो इंडियन नियुक्त करने की बात थी, तो स्टेट में एंग्लो इंडियन जो है एक सदस्य नहीं नियुक्त किया जाएगा। तो पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी अधिकतम, 403 हो, 403 थी कि 404, एक वर्ष का था वो जो आगे बढ़ाते वाला था, 403 प्लस 1 थी, वो एक था सर, वही 403 है, उसको मान कर 403 प्लस 1 थी, वही था, अभी कितनी हो गई तब, 403 अपना है। तो मतलब एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या घट गई है, जो भी हटा दी गई है, अब वो नहीं रहेंगे। एंग्लो इंडियन कौन लोग थे, लेकिन यूरोपीय होना चाहिए। जैसे उनकी माता जो है, माता उनकी अगर यहाँ की है तो उनकी पिता जैसे एक यूरोपीय होना चाहिए पेरेंट्स। भारत और यूरोपीय दोनों। अच्छा, जो एक यहाँ निवास करेगा वो एंग्लो इंडियन होगा। अच्छा, और कोई कुछ बताएगा, अच्छा तब ऐसे थे तो फिर ये हटा क्यों दिया गया, तो इसमें हटाने से सरकार को क्या फायदा हो गया, अपने राष्ट्र के पूरा सामंजस्य, अपने राष्ट्र विदेश के होते थे क्या, हाँ बोलिए, मतलब विदेश के होते थे, मतलब उन्हें यहाँ का पूरा तरीके से नहीं रहता, अरे हाफ तरीके से रहते थे, नहीं सर कहने मतलब बताए, बोलिए बोलिए बिल्कुल बोलिए, स्पष्ट करिए, जो भी समझ हो बताए। सर विदेश के होते थे, ये विदेशी होते थे एक तरीके से, जो यहाँ पे रहते थे, जिन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित करते थे। राष्ट्रपति निर्वाचित राज्य में 2 राज्यपाल भी करते हैं। आर्टिकल 333 के माध्यम से 333 के माध्यम से राज्यपाल भी करते हैं। और कोई भी बताएगा, सर उसमें उनकी भूमिका थी, जो विदेश में जैसे अंग्रेज जो यूरोपीय थे, उनकी भूमिका को समाप्त किया गया है पूर्ण रूप से, जैसे अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ। उनकी भूमिका को समाप्त किया गया है, ठीक है, सहमत है आपकी बात से हम, लेकिन अभी कैसी भूमिका थी और कैसी भूमिका को समाप्त कर दिया गया, सो शामिल होते थे हमारे राजनीति में, जैसे वो भी। अच्छा, तो मतलब ऐसे मुझे मन में आया भारत जैसे सरकार आप नहीं किसी अंग्रेज को शामिल होने देंगे, चाहे कोई हो, ऐसा था क्या भारत सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं था। देखिए ऐसा था कि उस समय यूरोपियन लोग जो रहते थे, यूरोपियन में मूल रूप से जो वहाँ के जो मेल मेंबर्स आते थे यहाँ पे और अपनी निवास सेवा देते थे, तो अब किसी से उनका मतलब मान लो उन्होंने यहाँ पर, चूंकि वो अपने फैमिली के साथ, हर अंग्रेज अपने फैमिली के साथ तो आके यहाँ रहते नहीं थे स्टेब्लिश होकर, बहुत सारे बैचलर रहते थे, बहुत सारे युवा लड़के जो होते थे वो अपने एनडीए के थ्रू जो भी उनकी अपनी प्रशासनिक सेवाएं होती थी, उन प्रशासनिक सेवाओं के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा देते थे, तो भारत में चले आते थे। तो पता चला शादी नहीं किए हैं वो, या उनका परिवार वहाँ रह रहा है, वो यहाँ रह रहे, तो यहाँ से कोई किसी महिला से जो विवाह कर लेते थे, वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, तो उनसे जो जन्मे बच्चे हैं, एक तो एक लीगली तौर पे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि मतलब वो यहाँ पर भी पत्नी रख लेते थे, वहाँ पर भी पत्नी रख लेते थे अपना, तो वो जो पत्नी जो यहाँ रही है, भारतीय जो पत्नी हुआ करती है, भारतीय जो महिला हुआ करती थी, और यूरोपीय पिता जो हुआ करता था, उनसे जो जन्मे बच्चे, तो जब आज़ाद हुआ देश तो चले गए सब लोग, मतलब अंग्रेज तो चला गया ना, तो परिवार यही छोड़ गया, तो परिवार जो छूट गया उनका, यहाँ पर उनसे जो बच्चे जन्मे, समझ रहे हैं बात को, तो जो बच्चे जन्मे वही सारे बच्चे एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, ठीक है। अब लगभग करीब में अंग्रेजों को गए हुए कितने साल हो गए, 47 में गए, और पूर्ण रूप से संविधान अगर मानते हैं तो 56 50 मान लीजिए आप, तो मोस्टली 50 तक सारे अंग्रेज जा चुके हैं।
अब उनके जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो उन बच्चों की उम्र 70 साल हो चुकी होगी। अगर हम 50 ही मान के चलते हैं, 2-4 अगर बच्चे भी होंगे तो 50 मान 70 मानते हैं। अब सरकार ये मानती है कि उनके द्वारा जन्मे जो बच्चे होंगे वो सब समाप्त हो गए, अब उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, तो अब उनकी सीट रखना कोई जरूरी नहीं। समझ रहे बात को कि उनके लिए सीट रखना, क्या समझ रहे हैं आप लोग? जैसे अंग्रेज के द्वारा भारतीय माता अंग्रेज पिता के द्वारा जो जन्मा बच्चा भारत में रहता भी है और उसने अपनी कोई नागरिकता वगैरह से कोई छेड़छाड़ नहीं की, गया नहीं है, महिला केवल यहाँ की वो पुरुष प्रति शादी के मतलब जो है उनका बच्चा जो जन्मा है वो एंग्लो इंडियन बच्चा कहलाएगा। लेकिन उनका बच्चा जब जन्मेगा तो भारतीय हो गया, चूंकि पिता तो बच्चा तो भारतीय हो गए, एंग्लो इंडियन पिता तो एंग्लो इंडियन हो गए, है ना? तो वो भारतीय माता या भारतीय पिता का बच्चा जो होगा वो भारतीय हो गया, तो वो एंग्लो इंडियन के हकदार नहीं होगा, वो अंग्रेज पिता तो यानी कि ये सेंस इसमें है। तो अंग्रेज अब जा चुके हैं तो इस नाते वो अब सारे लोगों को अब वो सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा इसका, ठीक है? चलिए ठीक है, तो बनाना संभव भी नहीं था। इसके साथ साथ देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी, इसके साथ साथ देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी तत्कालीन परिस्थितियों में बिगड़ा हुआ था। इसके साथ साथ देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी तत्कालीन परिस्थितियों में बिगड़ा हुआ था। वही जो मैंने बताया भी कि जो कि विवाद था, बहुत सारे उसमें भाई जा रहे थे यहाँ से, और भारत सरकार ने चूंकि निर्णय, गांधी जी का निर्णय जो था कि हम किसी को भगाएंगे नहीं, जो रहना चाहता है वो रहे यहाँ पर, तो अगर वही लागू कर देते तो एक भी भागने का एक माध्यम और भी बन जाता। बहुत सारे लोग उस समय इस बात से खिन्न हो सकते थे कि भाई यहाँ पर तो शादी ही नहीं कर सकते, दूसरी शादी नहीं कर सकते। आज के दौर में आप सोचते हैं आज ही कह दीजिए, बहुत सारे लोग तो आज भी बहुत सारे भड़क सकते हैं, और 70 साल पहले की बात है, लिटरेसी बहुत कम थी, तो उस समय और भी ज़्यादा इसमें हो सकता था। इस नाते बताने का प्रयास करा कि इच्छा शक्ति इस नाते नहीं दिखाई कि लागू कर दिया जाए समान नागरिक संहिता। क्लियर? तो उसमें तर्क दे रहा है कि क्यों नहीं लागू किया गया। अगर मान लो आप ऐसे वगैरह लिखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे। ठीक, सद्भाव भी तत्कालीन परिस्थितियों में बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण वह सभी लक्ष्यों को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया। नीति निर्देशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया। तथा इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा, यह राज्य पर छोड़ दिया गया। इसलिए डीपीएसपी के संबंध में केटी शाह ने कहा है या कहा था, क्या कहा था, डैश करके लिखिए बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है,
अर्थात जैसे जैसे राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे, अर्थात जैसे जैसे राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे, वह इनका क्रियान्वयन बढ़ेंगे, वह इनका क्रियान्वयन करेगा। ठीक है, यानी कि आर्थिक स्थिति समृद्ध होने पर इन तत्वों को समय के साथ लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ करें। आर्टिकल 36 के अनुसार, अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है, राज्य शब्द का वही अर्थ है देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो भी आर्टिकल, जैसे अनुच्छेद 12 फंडामेंटल राइट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां ने अनुच्छेद 12 देखा हमने, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया है। उसी तरह से जब हमारा नीति निषेध तत्व स्टार्ट होता है 36 से लेकर के 51 तक, तो पहला जो आर्टिकल है 36 वह भी राज्य की परिभाषा करता है। तो इसमें बात वही बताई गई कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी है, यानी राज्य बदल थोड़ा जाएगा। जो राज्य के लिए निर्देश वहाँ पर गाइडलाइन जारी किया है और वहाँ पर राज्य को एक तरह से राज्य के अंग जो बताया है, तो दोनों राज्य के अंतर्गत ही जाएगा। तो दोनों आर्टिकल यही कहते हैं, ये बात बता रहे हैं। देखिए, वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है, जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। क्लियर हो गया ना? भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। उसमें से क्या मतलब दिखाने के लिए कि अनुच्छेद 12 में क्या क्या बताया गया है। अब अनुच्छेद 12 में यानी कि संसद बता दिया जाएगा, राज्य सरकार बता दी जाएगी, केंद्र सरकार बताए, विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल है ना, प्राधिकरण जितने भी हैं, इसमें स्थानीय निकाय हैं यानी ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पालिका और फिर नगर निगम, तमाम सारी जो इकाइयां हैं आपकी, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं।